For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. Hi, hello and welcome everyone. कैसे हैं आप लोग? I welcome you to CS Executive Course. I'm CS Sachin Gupta, your friend, philosopher and guide for the subject of taxation. So guys, आज की क्लास बहुत ज़्यादा ज़ोरदार और धमाकेदार होने वाली है और आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो ये सब्जेक्ट है टैक्सेशन का वो कैसे होने वाला है. So guys, before I start the show, I want little bit of introduction of yours. तो जो भी बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, प्रियंका, दीपक, हाँ जी, आपका नाम? ग्रेट. तो आप सब लोग थोड़ा सा अपने बारे में मुझे 5 मिनट बताइएगा. मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पहले मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगा. 2 बातें हैं बिफोर आई स्टार्ट माई सेशन टुडे जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोर्स वी आर डूइंग? अरे सर, आपने अभी तो बताया था कोर्स का नाम. दोबारा से मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोर्स वी आर डूइंग? हाँ जी, मंथन, आप ज्वाइन हैं यहाँ पर. बिल्कुल, आप बताइए मुझे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोर्स वी आर डूइंग? फटाफट. और आप लोग भी मुझे बताइए जो मेरे सामने बैठे हैं, नेम ऑफ द कोर्स. यस, द नेम ऑफ द कोर्स इज कंपनी सेक्रेटरीशिप. दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरीशिप या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? दूसरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, मीनिंग बताइए मुझे इसका. तो आपने नाम तो बिल्कुल सही बताया, सटीक बताया, कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन मुझे उसका मीनिंग बताइए. बिल्कुल, मीनिंग बताइए. व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी सेक्रेटरी? जब आपके दिमाग में, जहन में ये शब्द आता है कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको क्या एक रूपरेखा तैयार होती है मन में? वो पहले, सबसे पहले मुझे बताइए जी. ढूंढो, सोचो. आप लोगों ने ज्वाइन करना है, ये कोर्स कर लिया है इनफैक्ट. तो व्हाट इज द फर्स्ट पिक्चर यू गेट व्हेन यू थिंक अबाउट कंपनी सेक्रेटरी? सोचना मुश्किल हो रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपनी सेक्रेटरी. सर, हमने तो कोर्स इसलिए कर लिया कि हमें कुछ और समझ नहीं आया था, तो हमने कहा ये कर लेते हैं. कई लोग कहते हैं कि सीए नहीं कर पाए या सीए मुश्किल होती है, तो हमें आसान वर्जन मिल गया. ये दोस्तों सोच जो है, दैट इज टोटली रॉन्ग. इनफैक्ट दिस कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स was introduced in 1980 approximately when the CS Act was introduced 1980. और आज चल रहा है 2022. लगभग 42 years का ये कोर्स है और more than 50,000 company secretaries are there in India right now. और अगर ये बात हम समझ लें कि कंपनी सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है, तो उससे जो मोटिवेशन लेवल है हमारा बहुत ज्यादा हो जाएगा. क्योंकि ऑल दीज कोर्सेज मैं इन सबको एक लेवल पे देखता हूं, चाहे सीए हो, कंपनी सेक्रेटरीशिप हो या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो. इन सब कोर्सेज को मैं एक लेवल पे देखता हूं और इन सब कोर्सेज के पीछे का अगर आपको मीनिंग समझ आ जाता है, तो जो आपकी जर्नी है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी. गाइस, कंपनी सेक्रेटरी is the backbone of the company. He is the backbone of the company. रीढ़ की हड्डी जैसे बोलते हैं ना, without the backbone we cannot do anything in life. Similarly guys, without a company secretary, company कुछ नहीं है. I was reading the ROC data, registrar of companies का डेटा. हिंदुस्तान में more than 20 lakh कंपनीज रजिस्टर्ड हैं. मोर देन 20 lakhs कंपनी रजिस्टर्ड हैं. और गाइस, कितने कंपनी सेक्रेटरी हैं? 50,000. बड़ी नाइंसाफी है. वो आपका शोले का डायलॉग था ना, गब्बर का, बड़ी नाइंसाफी है. यही बात है. स्कोप अनलिमिटेड है. मैंने बताया 20 लाख कंपनियां हैं. हाँ, वो अलग बात है, हर कंपनी में इतना काम नहीं होता. लेकिन गाइस, लास्ट 42 इयर्स के अंदर
I've seen myself practically the role of company secretary getting increasing day by day. Yes, पहले वो gone are those days, पहले कहा जाता था कि भाई कंपनी सेक्रेटरी है इज द सब्स्टिट्यूट फॉर सीए कोर्स. नाउ इन द मार्केट, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिकली देखते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू अ सीए डिग्री. सो गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शान से कहो, जान से कहो, हम कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स. क्योंकि जब तक आपके अंदर से वो एक गर्व, एक 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 हिम्मत कि अगर एनर्जी नहीं आएगी तो आपको ये लगेगा यार ऐसा ऐसा कोर्स कर रहे हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों. पैकेजेस रेंजिंग फ्रॉम 8 लाख 7 लाख 6 lakhs to 1 crore 2 crores are being earned by company secretary. In fact, guys, company secretary is treated as a key managerial personnel. Yes, कंपनी चलती उसके कंधों पे है. सारी कंप्लायंसेस, सारे उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, he has to look forward for it. So guys, इसलिए मैंने आपको कहा दो बातें. पहली बात, what is the name of the course? You, all of you told me correctly, company secretaryship. लेकिन the second point was, what is the meaning of the company secretary? एक लाइन बोलूंगा, बैकबोन ऑफ द कंपनी. और ये सोचिए, एक कंपनी जो करोड़ों खरबों रुपए की होती है, उसको पीछे जो सारा बैकबोन है, अगर वो कंपनी सेक्रेटरी है तो उसका रोल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसलिए आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब इस कोर्स को करें तो इस कोर्स का रियल मीनिंग समझ के करें. क्योंकि किसी चीज का मीनिंग अगर हमें समझ आ जाता है तो करने में मजा आता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग फॉर लास्ट 15 years, दो आई बिकेम अ सीए इन 2001-2 में मैं सीए बना था. मोर देन 20 years हो गए मुझे सीए बने, बट टीचिंग मुझे मोर देन 15 years हो चुके हैं. सो इट इज द पैशन फॉर टीचिंग विच हैज केप्ट मी गोइंग. जो भी मैं हूं आज, आई हैव टॉट ओवर 30,000 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई पैशन, और मुझे पता था मुझे क्या करना है. तो सिमिलरली गाइज, व्हेन यू आर डूइंग दिस कोर्स, अगर उसका मीनिंग अगर आपको समझ आ जाता है, उसका रोल समझ आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ आ जाती हैं, तो वो कोर्स करना आसान हो जाता है. फिर लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग चाहे कुछ भी कहें, आप बोलो हम तो करेंगे, क्योंकि आपको उसका रियल अर्थ, रियल मीनिंग समझ आ चुका है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और जनरली होता क्या है, बच्चे कोर्स में घुस जाते हैं, कोर्स के बारे में पता नहीं होता, आसपास से सुन लेते हैं और फिर नेगेटिव हो जाते हैं और बीच में छोड़ देते हैं. दैट इज द पॉइंट आई हैव सीन. तो मैं ये चाह रहा हूं, आप लोगों ने राइट डिसीजन लिया है, बिल्कुल राइट तरीके से अगर आप स्टडीज करें और राइट माइंडसेट के साथ ये कोर्स को आगे बढ़ाएं, स्काई इज द लिमिट. तो ये चीजें मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि 3-4 दिन पहले भी एक बच्चे का मेरे पास फोन आया कि सर मेरे पापा कह रहे हैं तू ये कोर्स छोड़ दे, इसमें कोई स्कोप नहीं है. गाइस, सच में बताऊं, स्कोप तो हर चीज का होता है, बंदे में जान होनी चाहिए. तो अगर आप इस कोर्स को पैशनेटली करें और पैशनेटली इसके लिए काम करें, तो स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू. अच्छा दोस्तों, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो, बिकॉज आप लोगों ने अपना CS एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर कर लिए हैं. अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है. तो आज की क्लास के अंदर मैं अपना जो रोल है एज अ टेक्स कोच, टेक्स टीचर, वो बताने वाला हूं, और सब्जेक्ट ऑफ टेक्स के बारे में बताने वाला हूं, और बीच बीच में खूब सारी बातें. हाँ, इंटरेक्शन, आई लव इंटरेक्शन विद माई स्टूडेंट. जितना हो सके आप अपने डाउट्स मुझे डाल दीजिएगा यहाँ पर चैट बॉक्स पे. लाइव में भी जो बच्चे बैठे हैं लाइव में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि आई वॉन्ट माई क्लासेस टू बी इंटरैक्टिव. अप्रोक्सीमेटली गाइस 4 months के आसपास हमारा जो सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन है 4 months के आसपास चलने वाला है. तो मैं कुछ की पॉइंट्स आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं. इसकी ब्रेकअप्स बाद में बताऊंगा. सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देता हूं, इसकी ड्यूरेशन
will be 4 months. And this batch is for December 2022 exams. This batch is for December 22 exams. So this is the latest updated batch for you. Yes, text में क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं, अमेंडमेंट्स आ जाती हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत होके बैठिएगा, बिल्कुल ही अपनी कमर की पेटियां बांध के बैठ जाइएगा. दिस इज फॉर December 22 एग्जाम्स. ड्यूरेशन विल बी 4 months. सेकेंडली गाइस, सर आप पढ़ाओगे कैसे? You're going to teach from the book or you're going to give notes? Guys, I'm going to give you class notes. All the notes I'm going to give you in the class with the help of tables, with the help of charts, and with the help of questions. So I try to, do everything in the class. Approximately more than 1000 questions, we are going to practice in the class. 1000 से ऊपर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं. सर पेपर पैटर्न के बारे में, अरे भाई बताऊंगा ना, रुक जाओ, थोड़ा सा थांबा रखो, थोड़ी सी पेशेंस रखो. आई एम गोइंग टू टेल यू एवरीथिंग टुडे. तो आज चाहे सेशन 1 घंटे का जाए, 1.5 घंटे का जाए या 2 घंटे का जाए, आज मैं आपको टेक्स्ट के सब्जेक्ट से प्यार करवा दूंगा. यस, आप हर चीज से प्यार करते हैं ना, आज टेक्स्ट के सब्जेक्ट से प्यार करेंगे. तीसरी बात दोस्तों, वी आर गोइंग टू गिव यू 1 2 3 बुक्स. 3 बुक्स में 1 बुक इज ऑफ इनकम टैक्स, 1 book is of GST, and the best part is you're also going to get summary books. Summary books बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि होता है हर रोज पढ़ते रहते हैं एक कान से जाता है, एक कान से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमें और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं और अपनी पर्सनल लाइफ की टेंशनें भी बहुत हैं लफड़े भी बहुत हैं हमारे. तो इसलिए समरी बुक से क्या फायदा होगा, जो मेन चीजें हैं वो उसमें है, तो एटलीस्ट एक प्रिसाइज और कंसाइज वे में चीजें आपको एक जगह मिलेंगी, तो आपको ये लगेगा यार चलो इतना ही मुझे याद रखना है. ठीक है, तो ये काम करेंगे. इसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन वी हैव 3000 MCQs. मोर देन 3000 MCQs इसके अंदर हम आने वाले हैं. यस, तो 1000 के आसपास हम क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे, 3000 के आसपास इसमें कर लेंगे. इससे ज्यादा करना है, तो इससे ज्यादा करने के लिए हमारे पास पास्ट 10 years क्वेश्चंस पेपर्स भी हैं, उसको भी कर लीजिएगा. लेकिन ये भी पूरे नहीं होते. अगर आप पास्ट स्टूडेंट से बात करेंगे मेरे, तो आपको पता चलेगा कि इतने भी नहीं होते. बच्चे बोलेंगे सर इसमें भी आधे में पसीने निकल गए हमारे. सो गाइस ये बात रखिएगा. अच्छा, मैं आपको ना आज अपनी एडवांटेजेस नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको अपने डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं, क्योंकि एडवांटेजेस तो सभी बताते हैं. मैं आज आपको सचिन सर से पढ़ने के डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूं. तो तैयार हो सुनने के लिए डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस ये हैं मुझसे पढ़ने के. देखो जी, मैं रेक्टिफिकेशन अप्रोच में बिलीव नहीं रखता. आई डोंट बिलीव इन रेक्टिफिकेशन अप्रोच. मेरी अप्रोच ये रहेगी कि आप चीजों को समझो, क्योंकि एक इंग्लिश में कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के कारण ही, नेसेसिटी के कारण ही, जरूरत के कारण ही चीज निकल के आती है. तो जो हमारा टेक्स्ट लॉ का सब्जेक्ट है, उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, हजारों प्रोविजंस हैं, और हर प्रोविजन इसलिए आया है कि कुछ जरूरत थी. तो अगर हम ये चीज समझ लें कि वो जरूरत क्या थी, तो हमें वो प्रोविजन याद नहीं रखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा. तो मेरे डिसएडवांटेज नंबर 1 है कि भाई नो रेक्टिफिकेशन. क्लास के अंदर देयर विल बी नो रेक्टिफिकेशन.
वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ माई क्लासेस। अगर आपको रट्टाफिकेशन करना है तो आप प्लीज, मैं आपको सच में कह रहा हूँ, आप टेक्स्ट मुझसे मत पढ़िएगा, क्योंकि मैं तो अंडरस्टैंडिंग करवाता हूँ, आपको समझाऊंगा, आपको मैं 15 मिनट की चीज है 20 मिनट में करवाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहूंगा कि आप समझ लें। क्योंकि एक टेक्स्ट ऐसा सब्जेक्ट है, फ्रॉम 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 चौकीदार टू प्राइम मिनिस्टर, एवरीबडी रिक्वायर्स साउंड नॉलेज ऑफ टैक्सेशन। इनफैक्ट सब सब्जेक्ट्स, जैसे सब दोस्त साथ छोड़ देते हैं, ऐसे सारे सब्जेक्ट साथ छोड़ देंगे। कितने सब्जेक्ट्स होंगे जो पकड़ के रखोगे, लेकिन टेक्स्ट तो पकड़ना ही पड़ेगा। और अभी भी 31 जुलाई अभी निकली है, रिटर्न फाइलिंग का टाइम था, पूरे हिंदुस्तान के प्रोफेशनल्स लगे हुए थे रिटर्न फाइलिंग के काम में। तो ये तो भैया हमारे चौकीदार जी की भी रिटर्न गई होगी, हमारे प्रधानमंत्री साहब की भी रिटर्न गई होगी। तो ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल हमारे, जैसे हम ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, स्लीप करते हैं, उसी तरीके से ये जो टैक्स का सब्जेक्ट है हमारे साथ जुड़ा रहेगा। तो नो रट्टाफिकेशन। दूसरी बात, वो डिसएडवांटेज मैंने पहले ही बता दिया, क्लास नोट्स। आई डोंट टीच फ्रॉम द बुक, आई डोंट टीच फ्रॉम दी बुक। खोली और लाइनें मरवाते रहे, हो गया हो गया हो गया, नहीं जी नहीं, मेरे क्लास नोट्स होते हैं। तो अगर अगर आपको बुक से पढ़ना है रट्टा, तो बुक ले लो ना खाली यार, क्यों पढ़ना है टीचर से? फिर टीचर से क्यों पढ़ते हैं कि क्लास में आते हैं तो आपको चीजें समझ आती हैं। तीसरा मेरा डिसएडवांटेज है, मैं बातें बहुत बनाता हूँ, आई एम टू इंटरैक्टिव विद माई स्टूडेंट्स। मैं सेडेंटरी बेसिस में नहीं कि क्लास में आए, वो स्कूलों में होता था ना, टीचर आई, लिखवाया, टाटा बाय बाय स्टूडेंट्स, बच्चे उन्हें खत्म भी हो गई, क्या वो क्या पढ़ा के चली गई। एक टीचर से मैं भी पढ़ता था, वैसे तो सारे टीचर्स गुरु होता है, गुरु को तो भगवान का दर्जा मिलता है, हम फिर भी बात बताने की लायक ही है। हम पढ़ते थे, पढ़ाते थे, हमें समझ आता ही नहीं था, घर जाके पढ़ लेते थे, कोई नहीं। लेकिन वो अप्रोच मेरी नहीं है, आई वॉन्ट माई क्लासेस टू बी इंटरैक्टिव। फोर्थ, एक्स्ट्रा सेशंस। इस बार लास्ट बैच में हमने ट्राई किए थे, लास्ट के अंदर इस बार एक्स्ट्रा सेशंस हम स्टार्टिंग में ही रखने वाले हैं। ये एक्स्ट्रा सेशंस क्यों होंगे? फॉर प्रैक्टिस ऑफ द क्वेश्चंस, ये एक्स्ट्रा सेशंस मैं रखने वाला हूं। अब आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आई डोंट माइंड इट। चाहे रात के 12 बजे रखूं, रात के 2 बजे रखूं, सर ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं 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 सर, डर गए, हम तो डर गए। 12-12, देखो जी, ओखली में सिर दे दिया है तो मोखली से क्या डरना, सीधी सी बात है। जब आपने एक सिर पे कफन बांध लिया है, ये कोर्सेज जब होते हैं एक्चुअली में, देखो जी, हम सीए करते थे, मेरी फैमिली में अप्रोक्सीमेटली 7 अब एक 8 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और बचपन से हमें सिखाया गया था बस सीए करनी है। अब क्यों करनी है, कैसे करनी है, वो तो बाद में समझ आया लेकिन आप लोगों को भी मैं सच में यही कह रहा हूं, अगर आपने ये रख लिया जोश अपने अंदर, ये कोर्सेज जब हो जाते हैं, क्योंकि माइंड ओवर मैटर एक कॉन्सेप्ट होता है, माइंड ओवर मैटर। तो अगर आपका माइंड ओवर मैटर हो जाए, कोर्स की बारे में चिंता नहीं करना है, बनना है कंपनी सेक्रेटरी, बस आप बन जाओगे। और ये सोचते रहोगे स्कोप नहीं है, वो नहीं है, फिर थके हारे बैठे रहोगे, झटके लगेंगे, फिर रोगे, सचिन सर क्या हो गया, फिर मैं मोटिवेट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज ही मोटिवेट हो जाओ, आज जाके बस दुनिया को बता दो भैया कंपनी सेक्रेटरीशिप हम कर रहे हैं। अगर ये जोश तुमने डेवलप कर लिया ना, कसम से कह रहा हूं, सफलता कदमों में आपके रहेगी। और ये बातें जो हमने अब रियलाइज करी हैं, मींस सीए बनने के बाद, आपको मैं चाहता हूं कि पहले रियलाइज हो जाए। यस, और मैं बिल्कुल इसको इक्वल मानता हूं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप कर रहे हैं, कोई कम नहीं है एक दूसरे से। अरे भाई, धीरू भाई अंबानी ने तो कोई कोर्स भी नहीं किए थे, और कहां से कहां पहुंच गए, समझे मेरी बात। और आप तो कोर्स कर रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, आपके लिए तो स्कोप अनलिमिटेड है। अच्छा जी, एक्स्ट्रा सेशंस मैं लूंगा, 2 घंटे के हो सकते हैं, 3 घंटे के हो सकते हैं, हाँ आपकी मैं टाइम पूछ लूंगा आप लोगों से, एक कॉमन टाइम, ये मैं स्टार्ट कर दूंगा 1 महीने के बाद। एक्स्ट्रा सेशंस क्यों? प्रैक्टिस होती रहेगी, और कभी कोई कोर्स पीछे जा रहा है, कुछ आ रहा है, तो वहां पर हम एक्स्ट्रा सेशंस में काम कर लेंगे। ठीक है। पांचवा, 10 इयर्स
के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास के अंदर। देखो जी, मैं वही कह रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस बहुत करवाता हूँ, ये मेरे डिसएडवांटेजेस हैं कुछ। अगर आपको ये पांचों डिसएडवांटेजेस रेडी हैं एक्सेप्ट करने के लिए तो क्लासेस एक्सेप्ट करना, अदरवाइज देखो जी, काम तो सभी का चलता है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। सो देयर विल बी नो रट्टाफिकेशन माई क्लास बिकॉज आई विल गिविंग यू द रीजंस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन प्रोविजन। ये प्रोविजन क्यों आया, अभी आज आपको थोड़ा सा मैं झलक दिखाने वाला हूं किस प्रकार से हमारी अप्रोच रहने वाली है, उस अप्रोच के साथ ही हम चलने वाले। क्लास के नोट्स बिल्कुल आपको सर क्लास में क्या लेके आना है, अरे लंच लाना, अपना ब्रेकफास्ट लाना, कुछ खाने पीने का लेके आना और एक किताब, किताब नहीं कॉपी और एक पेन, बस। यू हैव टू ब्रिंग जस्ट अ कॉपी एंड अ पेन इन दी क्लास। मस्ती से आना, मस्ती से जाना, पता नहीं चलने वाला सेशन कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। जैसे आज का सेशन है ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ। जस्ट लाइक अ मूवी हॉल, जैसे एक मूवी हॉल में होता है, हम जाते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, पेप्सी पीते हैं, साथ अच्छा होता है, पता ही नहीं चलता। बच्चे कह रहे हैं कबूल है। कबूल है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का आज रिश्ता पक्का, ठीक है। अच्छा, इंटरैक्टिव वो तो आपको पता लग ही गया होगा, मैं चुप तो बैठने वाला हूं ही नहीं। घर में सब दुखी हैं जी, सर बहुत बोलते हैं, इतना ज्यादा बोलते, कम बोल लिया करो। मैंने कहा क्या करूं, बोलने के कारण तो मैं पैसा मिल रहा है मुझे, बिकॉज आई स्पीक आई गेट मनी, ठीक है ना। और एक्स्ट्रा सेशंस वो स्टार्ट कर देंगे, पिछली बार मैंने स्टार्ट किए तो मुझे लगा कि यार स्टार्टिंग से ही कर दो स्टार्ट, बच्चों को पिटाई जितनी हो सके ना, बच्चों की पिटाई पहले ही कर देनी चाहिए, लास्ट में पिटाई क्यों करें। तो खूब पिटाई होने वाली है आपकी, दे दनादन दे दनादन, ये बात को याद रखिएगा। 10 ईयर्स के क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, सो दैट साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। चलिए गाइस, थोड़ा सा मैं आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दूं। ये आपका जी सीएस एग्जीक्यूटिव का टैक्स लॉ का पेपर है, इसका प्यारा सा ब्रेकअप लिखिए जी, ब्रेकअप। 50 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्स है और 50 मार्क्स का आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, आधा आधा। हाँ जी बिल्कुल, 50-50 की पार्टनरशिप है। 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्सेशन, 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सर ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब बताएंगे। अच्छा, अगर एक बात और है, सर मैंने ना टैक्स पढ़ रखा है, मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, सर मैं ना मंद बुद्धि हूँ, बहुत बढ़िया, मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए। क्योंकि मैं, चाहे आप सुपर इंटेलिजेंट हैं, चाहे आप इंटेलिजेंट हैं, आप बिलो इंटेलिजेंट हैं, आप डफर हैं, कोई चिंता नहीं है। मेरा ये एम है कि टैक्स आपके वेन्स में, वेन समझते हैं, वेन VEIN, ये स्पेलिंग होती है, नस में डाल दूं, तो जब इंजेक्शन लगे तो बाहर ब्लड ना निकले, बाहर निकले टैक्स। डॉक्टर भी बोले भैया ये क्या निकल रहा है, क्या सर ने इतना टैक्स पढ़ा दिया, हमारे नसों में घुस गया है। सोते जागते टैक्स नमा, टैक्स नमा, टैक्स नमा, इंटेंशन यही है। बाकी आप जितना सहयोग देंगे उतना ज्यादा हमारी जर्नी आगे अच्छी बढ़ेगी। तो लिख लो भैया, सेक्शन ए पार्ट 1 डायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स, सेक्शन बी पार्ट 2 इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स। तो 100 नंबर का एकदम झक्कास रापचिक बिंदास हमारा ये पेपर है, 100 नंबर का सीएस एग्जीक्यूटिव का। सर पेपर पैटर्न कैसा है बता दूं, बोलो, बता दूं पेपर पैटर्न, मजा आ जाएगा। पेपर पैटर्न है ऑब्जेक्टिव, ये इट इज नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपके क्वेश्चन एंड आंसर वो लंबे वाले, लेंथी वाले, एमसीक्यू। यस, ऑब्जेक्टिव मींस इट इज एमसीक्यू। चल रही है अभी नए कोर्स के अंदर, क्या होगा, इसको एमसीक्यू रखेंगे, क्या करेंगे, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो यार, अभी तो दिसंबर में अटेम्प्ट है ना तुम्हारा, तो ये तुम्हारे लिए तो एमसीक्यू है, टेंशन ना लो, इसी बार क्लियर कर लो यार, क्यों आगे का सोचना। सोचो इसी बार क्लियर करना है, वो तो किस किस को इसी बार क्लियर करना है, एक बार ये बोल दीजिए, किस किस बच्चों को। हाथ खड़े करो तुम लोग यहाँ पर। बेंच पे खड़ा कर दूंगा, बताइए फटाफट।
किस किस को? हाँ क्लियर तो सबको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही करना है। एक्चुअली में मजा भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा होता है। एक इंथुजियाज्म होता है, एक एक खुशी होती है, एक एक जज्बा होता है फर्स्ट अटेम्प्ट का। देखो, ये नहीं कह रहा मैं हर बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेगा, लेकिन जो मेहनत करेगा शिद्दत से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कमर अभी कस ले। प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे क्या होता है जनरली एज अ ह्यूमन नेचर, हमें ना एक आदत पड़ जाती है धक्के खाने की, कि भाई गिरेंगे ना तो उठेंगे, उठने का मजा जब ही है। वो जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ये गाने सुन लेते हैं बच्चे, बोलते सर पहले तो फेल होंगे, फिर हमारे अंदर आग आएगी। तो मैं वही चाह रहा हूं कि वो आग जो है ना पहले जला लो यार। फेल होके धक्के खा के फिर उठना क्या फायदा? समझो मेरी बात। तो प्लीज समझो, रिजल्ट कितना परसेंट आ रहा है? 25% रिजल्ट आ जाएगा, 30% रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 70% बच्चे तो फेल होंगे। ये तुम रियलाइज नहीं करते। तुम लोगों को ना, मतलब वो कहते हैं ढीठ, बच्चे इतने ढीठ होते हैं कि उनको लगता है यार ये 12th की तरह है। 12th, अरे भाई 12th में ना 2-4% ऊपर नीचे आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता था। कॉलेज में फर्स्ट डिवीजन नहीं बनी, सेकंड डिवीजन बन जाए। लेकिन गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने एक अटेम्प्ट मिस हो जाता है तो फिर सारे पेपर्स, एक एक पेपर में इनफैक्ट अगर आप नहीं क्लियर करते तो पूरा ग्रुप देना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि धक्का खा के देखो ना, लाइफ में एक चीज होती है प्रोएक्टिव और एक होता है रिएक्टिव। ये आपने पढ़ा भी होगा, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब होता है समय से पहले अपने आप को बदलना। समय बदले आपको, आप अपने आप को बदल लो। और रिएक्टिव अप्रोच कहती है समय बदलेगा जब बदलेंगे। जिंदगी में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो है प्रोएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव का मतलब समय बदले उससे पहले अपने आप को बदल लो, नहीं तो समय तो सबको बदल देगा। जैसे नोकिया फोन, आज से 10 साल पहले की बात होगी, नोकिया के फोन वॉज अ स्टेटस सिंबल। पूरी वर्ल्ड में नोकिया नोकिया नोकिया। अब सैमसंग ने निकाले टच फोन्स, टच स्क्रीन फोन्स, वो उन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं। अब समय ने क्या किया, नोकिया को मार्केट से बाहर कर दिया। समझे मेरी बात? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय के बदलाव को पहचाने, आपसे क्या अपेक्षा है इंस्टीट्यूट की उसको भी पहचाने, मार्केट क्या चाहता है कंपनी सेक्रेटरी से उसको भी पहचाने, और अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली पहले ही मोल्ड कर लें। क्योंकि ऑल दी स्टडीज ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज requires dedication and perseverance. It requires dedication and perseverance. तो ये वही लोग क्लियर कर पाते हैं। और चलो क्लियर कर भी लिया, लेकिन पैकेज मैंने कहा ना 5 लाख 6 लाख 7 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ तक जाएगा, सबका कोई जाएगा। तो वो जो लोग डेडिकेटेड है और उसका रियल मीनिंग समझते हैं उनको मिलेगा। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, सीरियस हो जाओ। ये कोर्स इजी है। आप आईजीपी में आए हो, वी आर देयर टू हेल्प यू इन एनी मैनर, इन एवरी मैनर। हम आपका हाथ पकड़ने को तैयार हैं, लेकिन आपके अंदर से अगर वो एंथू और आपके अंदर से ही वो जज्बा नहीं दिखाई देगा, एक इंग्लिश में कहावत है, यू कैन टेक दी हॉर्स टू दी वेल बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक। घोड़े को कुएं तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको कुएं का पानी पिला नहीं सकते। इसी तरीके से मैं पढ़ा सकता हूं, मटेरियल दे सकता हूं, नोट्स लिखवा सकता हूं, लेकिन आप ही अंदर से मन ही नहीं करता आपका पढ़ने का, तो भाई डोंट वेस्ट योर टाइम, डू समथिंग एल्स। क्योंकि दोस्तों जब हम पढ़ते थे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी पढ़ने की, बहुत ज्यादा मजा आता था।
हम तो खुद ही पढ़ते थे, इतने टीचर्स भी नहीं थे। वी यूज्ड टू डू मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से पढ़ के हुए हैं। और आज तो टीचर्स आपके लिए जान डालने को तैयार है, फिर भी आप नहीं पढ़ते। तो इससे बड़ी बेवकूफी जिंदगी में एक स्टूडेंट नहीं कर सकता। व्हेन द टीचर्स आर रेडी टू टीच यू बट यू डोंट वांट टू स्टडी। बात समझ रहे हैं? तो जब तक आपके अंदर से ही वो एक एंथुजियाज्म, डिसिप्लिन, एक राइट मेंटल एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, तो मेरा सारा काम, हाँ ये डेवलप होगा। कैसे? रिएक्टिव अप्रोच में। जब धक्के खा लेंगे, रह जाएंगे 2 अटेम्प्ट में, अब पढ़ना है सर, बताओ क्या करें। मैंने कहा साले घोचू, पहले समझ नहीं आती थी। जब टीचर पहली क्लास में, हर क्लास में बोलता हूं मैं ये, लेकिन ये ना 100 में से खाली 5 बच्चों के दिमाग में घुसती है बात, और 95 की घुसती है 2 अटेम्प्ट के बाद। जब उसको चारों तरफ अंधकार दिखाई देता है, मरता क्या नहीं करता, वो जब करता है। मैं चाहता हूं पहले ही कर लो, ठीक है? चलो, अच्छा एक बात और याद रखनी है बच्चों, ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, यस 1 मार्क्स के, 50 मार्क्स के, मैंने आपको बताया 50 मार्क्स डायरेक्ट टेक्स्ट के और 50 मार्क्स आईडीटी के। बताया था ना, डीटी 50, आईडीटी 50। तो 50 नंबर के एक एक क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट के। सर चॉइस है? नो चॉइस। मैंने इंस्टीट्यूट को लिखा तो था, मेमोरेंडम दिया था कि चॉइस डेल देनी चाहिए, एटलीस्ट 105 क्वेश्चन हो, 110 क्वेश्चन हो, जिसमें से 100 अटेम्प्ट करने हैं, तो 2-4 क्वेश्चन छोड़ दिए जाएं, लेकिन नो चॉइस इन द गिवन। तो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यस ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा कंपल्सरी है, ऑप्शन नहीं है। और 4 ऑप्शंस होंगी, ये एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस होंगी। सर ये तो मजा आ गया, इंकी पिंकी पोंकी माय फादर है द डोंकी। हम ऐसा करेंगे, टिक 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 टिक। बेटा ऐसा मत करना। क्यों सर? अगर ऐसा करोगे नेगेटिव मार्किंग भी डाल दी गई है। यानी कि अगर आपके एक गलत आंसर होता है, 1/4 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। क्या मतलब सर? अरे देखो यार, 100 नंबर का पेपर है, तुम्हारे 60 राइट आंसर्स हैं और 40 रॉन्ग आंसर्स हैं। बताइए कितने नंबर आए तुम्हारे? बताइए दोस्तों, अगर आपके 60 राइट आंसर्स हैं, 40 रॉन्ग आंसर्स हैं, बताइए हाउ मच डिड यू स्कोर? लेट मी सी योर मैथमेटिकल स्किल्स, लेट मी सी। मैथ्स तो आती है ना? वैसे मैथ्स की जरूरत नहीं है टैक्स में। नहीं सर, फिर बच्चे बोलेंगे मेरा मैथ्स का बैकग्राउंड है। अरे नहीं चाहिए ना भैया मैथ्स का बैकग्राउंड, 2+2 तो पता होगा। अब ये भी नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर सकते। देखो जी, 60 इंटू 1 60 नंबर, माइनस 40 रॉन्ग के इंटू 1/4 कटेगा 10 नंबर, और आपके हो गए 50 मार्क्स। लेकिन दोस्तों, अगर आपने 100 में से 50 राइट दिए और 50 रॉन्ग, पता है, अब 50 राइट दिए तो 50 मार्क्स, और 50 रॉन्ग दिए तो आपके 50 रॉन्ग दो 12.5, और 12.5 को 12 ही लोअर पे 12 नंबर कट जाएंगे, फेल हो गए आप। ओ माय गॉड, 50 राइट आंसर्स के बाद भी आप फेल हो सकते हैं क्योंकि 50 रॉन्ग है। तो क्या करना है सर? अटेम्प्ट ना करो ना, नहीं आता तो। वो 12 नंबर जो कटवा लिए, इसके कारण बच्चे फेल हो रहे हैं। अंदर की बात बता रहा हूं मैं आपको, ये कोई टीचर नहीं बताने वाला आपको। क्योंकि यहां पर जो हमारी अप्रोच है वो टीचिंग पे ज्यादा है और किसी और कंसिडरेशन नहीं है। बच्चे ये फेल हो रहे हैं यहां पर। बोलता है यार मेरे तो 50 तो सही थे। अरे नालायक, तेरे 50 तो सही थे, 50 गलत है। तो गलत की जो डिसएडवांटेज था, उसने सही के एडवांटेज को खराब कर दिया।
क्योंकि 50 के 12 नंबर कट गए। तो बेस्ट अप्रोच क्या आती है? बोलते हैं ना, अगर जिंदगी में फंस जाओ, एक चुप 100 सुख, कम बोलना इज ऑलवेज गुड। रॉन्ग अटेम्प्ट ही ना करो ना, आता नहीं है तो मत अटेम्प्ट करो। गलत बोल के तो फंसते हैं लाइफ में भी हम, कई सिचुएशंस में, फिर बाद में पछताते हैं। वो आपने किसी को प्रपोज किया होगा, कह दिया आई लव यू, वो दोस्ती भी खत्म हो गई। जब व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई आल्सो नो दिस थिंग्स ना। अच्छी खासी दोस्ती थी, निकल गया मुंह से, अब दोस्ती भी नहीं रही। प्यार तो गया गया, दोस्ती भी गई, ये वही केस है। तो गलत अटेम्प्ट ही ना करो, नहीं आता ब्लैंक छोड़ दो, मार्क्स तो नहीं कटेंगे। ठीक है, इस टाइप की मैं टिप्स भी बीच बीच में आपको दूंगा, सो दैट एटलीस्ट ये जो टोटकेज हैं आपको मिले। तो हमारा पेपर पैटर्न क्लियर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव कितना नंबर, 100 नंबर, 50 डीटी, एक एक क्वेश्चन, 50 आईडीटी, कोई नेगेटिव मार्किंग, यस ये वो है सांप डसने वाला। और कंपलसरी क्वेश्चन है सारे, ये सारे कंपलसरी हैं। पहले अटेम्प्ट आप आईडीटी कर लो, डीटी कर लो, चॉइस आपकी, वो कोई टेंशन। चलिए नेक्स्ट गाइस, ये कुछ रूल्स हैं, बनाता तो हूं, अब जो फॉलो करेगा वो पाएगा। यू हैव टू बी रेगुलर इन दी क्लासेस, मिस हो जाए तो प्लीज बैकअप देखिए। अब बच्चे करते क्या है, प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अरे सर बैकअप है ना, हाँ, मिस करने स्टार्ट कर देते हैं। अरे मैं ना आज मंसूरी जा रहा हूँ, नैनीताल जा रहा हूँ, आके बैकअप ले लूंगा। अब होता क्या है, बैकअप होती है 2 3, ऐसे करते करते 25 क्लासें बैकअप में चली जाती हैं, और फिर वो बैकअप 25 क्लासों का पूरा ही नहीं होता कभी, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। समझो मेरी बात, पिछले अटेम्प्ट में ही 2-3 बच्चों ने कहा सर हम चले गए, तो हमने कहा बैकअप तो है ही, आके देख लेंगे। जो एक लाइव इंटरेक्शन में फायदा होता है, उसमें डायरेक्टली बात एब्जॉर्ब करके आपके दिमाग में मैंने डाल दी। बैकअप इज अ सब्स्टिट्यूट, या आप प्योरली बैकअप क्लासेस लीजिए, गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, अब वो ले लीजिए मेरी क्लासेस का, वो भी सही चलेगा। लेकिन ऐसा काम नहीं करिए कि भाई मैं आधी तो लाइव देख लूंगा, आधी हाँ इमरजेंसी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेलिबरेटली ना करिए। मैंने बोल दिया ना, ये 4 साल आपकी जिंदगी में कर्फ्यू के हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आप ये रेडी हैं तो हामी भरिए, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, इस कोर्स को छोड़ के चले जाइए, कुछ और करिए, फॉलो योर इंटरेस्ट। दूसरा अटेंटिव एंड अलर्ट, ये तो मैंने आपको जोश की बात करी दी है। टेस्ट, वी विल बी कंडक्टिंग टेस्ट सो दैट एटलीस्ट यू कम टू नो, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन, एज आई टोल्ड यू दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी स्कोरिंग, वेरी इजी। बस एक अंदर से आपको डेवलप करना अपना इंटरेस्ट, वो मैं करवा भी दूंगा। अगर आपका अंदर इंटरेस्ट नहीं भी आएगा, दैट आई मेक इट श्योर कि आपको डेवलप हो जाए। क्लासेस बीच में छोड़नी नहीं है, मैंने बोल दिया ना कि इन बिटवीन छोड़ दी, बाद में कर लेंगे, वो कर लेंगे, आज डेट पे जाना है, आज पार्टी पे जाना है। भैया जिंदगी पड़ी है पार्टी करने के लिए, एक बार ये 3-4 साल की तपस्या कर लो। और यही बात हमारे गुरुजन हमें कहते थे, हमने तो फॉलो किया उनकी बात, हम तो सक्सेसफुल हो गए। यही बात आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि प्लीज फॉलो इट सीरियसली और करिए मेहनत। ये 3 साल आपकी आगे, अभी तक आप 18 साल से पढ़ रहे हो, 18 साल एक तरफ है, 3 साल एक तरफ है, याद रखना। वो 18 साल की मेहनत 3 साल में होनी है, अगर आप ये रेडी हो इस बात को करना। बस ये नहीं कि मुश्किल है कोर्स, नहीं नहीं मुश्किल नहीं है कोर्स, हम बैठे हैं ना इसके लिए, आसान करने के लिए। बस ये मान लीजिए ये 3 साल तपस्या के हैं, आराधना के हैं, पूजा के हैं। सर क्या कह रहे हो, आराधना पूजा तो हमारी नेबर है। अरे भाई मैं ये कह रहा हूं, ये 3 साल इज फॉर सेक्रीफाइस, ये आप दे दीजिए, हम साथ हैं आपके बिल्कुल। आईजीपी इज 100% विद यू। आप 4 बार पूछें, 40 बार पूछें, 400 बार पूछें, वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप करने वाले बने। ये खुद मैंने नोटिस किया है, जो बच्चे क्वेरीज पूछते हैं, डाउट्स पूछते हैं,
कितने बच्चों के में से 100 बच्चों में से अप्रोक्सीमेटली हमारा बैच इतने का ही बनता है हर बार, तो उसमें से 2 या 4 बच्चे होते हैं जिनके जिनके मैसेज आए हुए होते हैं, बाकी को फर्क ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन हुए नहीं हुए पूछो, कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, मेरे को डाउट आया कि नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पढ़ रहे हो आपको डाउट ना आए? नहीं सर डाउट तो आते ही नहीं, इतना अच्छा पढ़ाते हो। भाई अच्छे पढ़ाने की बात नहीं है, इतने साल हो गए, अब अच्छे और बुरे की सोचते नहीं है हम ये सोचते हैं कि आप लोगों को कैसे फायदा मिले। बात समझ रहे हैं? तो प्लीज वो बच्चे जिनके डाउट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं समझ जाता हूं। और वही बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे हैं। फिर वही कहा ना, धक्का अप्रोच, किसी को पीछे से एक पुश चाहिए होता है, और वो पुश रहने के बाद आता है। बस आना तो है ही लाइफ में। जिंदगी में शायद ही मैंने कोई ऐसा बंदा देखा हो जो सक्सेसफुल ना हुआ हो। कोई 25 साल में सक्सेसफुल हुआ, कोई 30 में हुआ, कोई 40 में हुआ। जो बाइडेन साहब 78 में प्रेसिडेंट बने तो सही। तो मेहनत तो सफल होती है, कोई देर से जागता है, कोई जल्दी जागता है। अरे जागते तो सभी है ना, सोते तो कोई ऐसा है जो सोता रह गया तो खत्म है, जो जागा ही नहीं वो तो खत्म। तो कोई 4 बजे जागता है, कोई 6 बजे जागता है, कोई 8 बजे, कोई 10 बजे, कोई 12, जागना तो सभी को है। तो टेंशन क्या है? बस जल्दी जागने से एनर्जी लेवल अच्छा होता है, देर जागने से एनर्जी लेवल गलत होता है। फर्क यही, हो जाओगे आप लोग सफल, पक्का होंगे। बस सफलता के लिए सही रास्ता, सही अप्रोच, सही डायरेक्शन, सही टीचर पकड़ लें, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। राजा राम को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। तो सभी को एक अच्छे गुरु की, एक अच्छे मेंटर की, एक अच्छे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। फॉलो करिए। और ये बातें बता रहा हूं, ये किताबी लगेंगी, लेकिन जो पालन करेगा उसी को तो मिलेगा। डाउट्स के बारे में मैंने बता ही दिया गाइस, इन बिटवीन दी क्लास पूछिए, आफ्टर दी एंड। सर मुझे ना वो शर्म आती है, मैं क्लास के बीच में नहीं पूछ सकता। तो भाई क्लास के बाद पूछ ले, फोन कर ले, मैसेज कर ले, ईमेल डाल दे, है ना। और प्रैक्टिस क्लासेस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको आधा घंटा, लगभग हाफ एन आवर, कुछ बुनियादी बातें सब्जेक्ट से भी रूबरू करवा दूं, सो दैट यू कैन नो। तो मैंने अपने बारे में आपको बताया, अब मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था, इतने बच्चे पढ़ा दिए, रैंक होल्डर बन गए, ये सब बातें कॉमन है। इस पे मेरा इंटेंशन अपने ऊपर नहीं है, मेरा इंटेंशन है कि आप लोग समझें। चलिए जी, जवाब दीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टैक्स? यही तो सब्जेक्ट है हमारा, और यही नहीं अगर समझ आया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, व्हाट इज टैक्स बताइए फटाफट। टैक्स इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इट इज द पॉकेट मनी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही, ये भी सही है, पॉकेट मनी ऑफ द गवर्नमेंट। जब मैं बच्चे हो ना तो पॉकेट मनी वाला एग्जांपल याद आता है। यस, अगर मैं टैक्स को बोलूं ना, तो टैक्स इज गाइस लगान। ये आमिर खान की मूवी भी आई थी लगान। तो टैक्स इज लगान। जब करेंसी सिस्टम वाज नॉट इन यूज, बार्टर सिस्टम होता था, बार्टर, बार्टर, BARTER। तो अब फार्मर यूज टू गिव अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ हिज प्रोड्यूस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो 20% था, 30 था, 40 था। लेकिन अब करेंसी सिस्टम आ गया है, मनी आ गया है, तो अब आपको बार्टर सिस्टम नहीं है। तो आप मनी दे दीजिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने आप गरीबों का और देश का कल्याण कर लेगी। सो गाइस, टैक्सेस आर एक्चुअली में लगान। और ये टैक्सेस का कॉन्सेप्ट आज से नहीं है, इनफैक्ट ब्रिटिश सरकार से भी पहले चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे चाणक्य थे। इतनी हिस्ट्री मेरी अच्छी नहीं है। तो चाणक्य नीति में भी लिखा है कि एक राजा को अपनी प्रजा पे कर, टैक्सेस लगाने चाहिए, और इस प्रकार से लगाने चाहिए कि जैसे हनी बी टेक्स आउट नेक्टर, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर।
और उसमें एज पर चाणक्य नीति अप्रोक्सीमेटली 1/6 के आसपास टैक्सेस होने चाहिए, दैट इज अप्रोक्स 15%। वैसे मेरा भी पर्सनल बिलीफ ये है, इंडिया का जो टैक्स सिस्टम है इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड, जिसके कारण टैक्स की चोरियां होती हैं। 15 से अगर 20% टैक्सेशन सिस्टम कर दिया जाए, तो एक मेरा सेमिनार था, वहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी लोग आए हुए थे, तो मैंने अपनी अप्रोच तो दी, लेकिन सुनते कौन है सरकार सुनती किसकी है, सरकार तो अपनी सुनती है। लेकिन मेरा भी यही अप्रोच रहता है कि 15 से 20% टैक्सेस होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। एनी हाउ, तो टैक्सेस क्या है गाइस, टैक्सेस लगानी है, पहले भी लगते थे, अभी भी लग रहे हैं। फर्क ये हो गया, पहले नॉन मॉनेटरी होते थे, अब मॉनेटरी हो गए। अब आपको करेंसी में, रुपए में, चेक से, अकाउंट पे ऑर्डर से, इन सब चीजों से देने हैं। तो अगर हम लीगल डेफिनेशन की बात करें गाइस, टैक्सेस की लीगल डेफिनेशन की बात करें, सो टैक्सेस आर compulsory charge. Yes, my dear friend, they are compulsory charge. Compulsory means, guys, they are mandatory. They are mandatory. They are mandatory. They are not optional. Yes, they are mandatory. They are not optional. अगर optional कर दिया जाएगा nobody will pay tax. फिर तो भैया हो लिया काम गवर्नमेंट का। अब हमारे साथ यही तो प्रॉब्लम है, हम हर चीज को ऑप्शनल पढ़ाते हैं, तो हमें पता है टेस्ट देने ऑप्शनल है, देते ही नहीं हम। अब मैं डंडे के बल पे तो चीजें नहीं करवा सकता ना इस एज में। फोर्स, एक बार क्या हुआ, हमने फोर्स कर दिया स्टूडेंट को टैक्स देने के लिए, तो उसके पेरेंट्स का फोन आ गया, तुम फोर्स कैसे कर सकते हो? तो स्कूल हो कोई, कॉलेज हो कोई, बताओ यार। बेचारा टीचर तो हमेशा ही मरता है, टेस्ट ले तो मरे, ना ले तो मरे। हम तो लेते हैं, मैंने कहा देना है जिसको दो, नहीं देना है तो फिर आपकी मर्जी है। फोर्स कैसे कर सकते हैं? समझे मेरी बात? ये स्कूल कॉलेज तो है नहीं। वैसे ये अप्रोच रखनी चाहिए, मुझे लग रहा है पनिशमेंट मिलेगी, मुर्गा बना देंगे जो टेस्ट नहीं देगा। इस बहाने तुम कम से कम डर के कारण पढ़ोगे तो सही। चार्ज का मतलब है गाइस मॉनेटरी चार्ज। चार्ज का मतलब है गाइस मॉनेटरी चार्ज। पहले टैक्सेस नॉन मॉनेटरी होते थे, अब तो मॉनेटरी है। इट इज अ मॉनेटरी चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। इम्पोज्ड का मतलब है लेवीड, लेवीड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। दो शब्द आ रहे हैं यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, एक शब्द आ रहा है सरकार और एक आ रहा है लॉ। दोबारा से एक बार पढ़िए जरा इसको। टैक्सेस आर कंपल्सरी चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। कंपल्सरी बोले तो बीडू मैंडेटरी, ऑप्शनल नहीं है, वॉलेंट्री नहीं है, देना पड़ेगा। चार्ज मींस बोले बीडू मॉनेटरी चार्ज, इम्पोज्ड बोले तो लगाया गया, सरकार द्वारा लगाया गया किसी कानून के अंदर। लॉ इज कानून, लॉ इज कानून। मेरी हिंदी थोड़ी सी मात्राओं में कमी है, और गवर्नमेंट बोले तो सरकार। आइए जरा थोड़ा सा ये सरकार और कानून की बात कर लें। इसके लिए मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे लेके जा रहा हूं, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सर कॉन्स्टिट्यूशन की भी पढ़ाई करवाओगे? अरे नलायक, कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ाई नहीं करवाने वाला, लेकिन टैक्स भी तो एक कानून है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत सभी आते हैं। हाँ जी, एक आर्टिकल 265 है गाइस कॉन्स्टिट्यूशन का, नो टैक्स शैल बी लेवीड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मेरे बच्चों, हिंदुस्तान की सरजमी पर, हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी टैक्स नहीं लग सकता
हिंदुस्तान की सरजमी पर कोई भी टैक्स नहीं लग सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कानून की परमिशन के बिना हिंदुस्तान में कोई टैक्स नहीं लग सकता। लिखो जी, नो टैक्स शैल बी लेवीड इन इंडिया एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। लॉ परमिट करेगा तो टैक्स लगेगा, लॉ परमिट नहीं करता तो टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सर बोलो ना सर, अरे बोल बेटा सर। भाई मैं सुन रहा हूं, लॉ कौन बनाएगा भाई? इसके लिए आर्टिकल 246 है। सुनिए जी, कानून होगा तो टैक्स लगे, कानून कौन बनाएगा? सुनिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लॉ कैन बी मेड ओनली बाय पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। भाई साहब, लॉ बनाने की ताकत किसको दी गई है? पार्लियामेंट को दी गई है। पार्लियामेंट बोले तो बीड़ू बोलना, बीड़ू जल्दी बोल। पार्लियामेंट बोले तो अरे संसद, संसद में होते हैं सांसद। क्या कह रहे हो सर? हिंदी भूल गए? पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा, राज्यसभा, संसद। संसद विच इज सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो संसद में कानून लेके आती है। अच्छा, और स्टेट लेजिस्लेचर विधानसभा, विधान सभा, स्टेट गवर्नमेंट। तो भाई साहब, कानून या तो केंद्रीय सरकार, कानून या राज्य सरकार ये लेके आते हैं। किसी भी मुद्दे पे ले आएंगे क्या? इंकी पिंकी पोंग की, माय फादर हैड दैट डोंग की, किसी भी टॉपिक पे लेंगे? नहीं, प्रोवाइडेड दे हैव दी पावर। जरा समझें, जरा समझें। तो कानून बनाने की पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने केंद्रीय सरकार, मोदी सरकार, अभी तो मोदी सरकार चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मोदी जी, मोदी सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली में बोले तो केजरीवाल साहब, केजरीवाल गवर्नमेंट, यूपी में बोले तो योगी गवर्नमेंट। तो कानून, अच्छा 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 अच्छा, तो टैक्स लगाने के लिए कानून चाहिए, और कानून या तो केंद्र सरकार का या स्टेट गवर्नमेंट। तो सर इससे ये भी तो क्लियर हो गया, टैक्सेस या तो केंद्र सरकार के होंगे या राज्य सरकार के होंगे, क्योंकि टैक्सेस के लिए चाहिए कानून, और कानून या तो केंद्र का या राज्य का। ओ माय गॉड, ये बड़ी अच्छी बात बताई सर, हमने सोचा ही नहीं था। लेकिन पावर होनी चाहिए। सर ये पावर का मतलब, सरकार के पास लॉ बनाने की पावर होनी चाहिए। किसी भी मुद्दे पे लाएंगे क्या? नहीं, वो जो लॉ बनाने की पावर है, सुनिए, वो शेड्यूल 7 में ऑफ ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 में है। शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 में है। उसमें है गाइस 3 लिस्ट्स। शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246 में 3 लिस्ट्स। वन इज यूनियन लिस्ट, other is the state list, and my dear Laddu Gopal, third is the concurrent list. यूनियन लिस्ट में जो आइटम्स आएंगे, आइटम्स कह लीजिए, टॉपिक्स कह लीजिए, टॉपिक्स कह लीजिए, उस पे लॉ कैन बी मेड बाय, लॉ कैन बी मेड बाय केंद्र सरकार।
अच्छा, तो पहले टैक्स के लिए लॉ चाहिए, लॉ के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार उन्हीं मुद्दों पे लॉ लाएगी अगर वो मुद्दों पे लॉ लगाने की पावर हो। और किन मुद्दों पर, किन टॉपिक्स पर, किन आइटम्स पे वो लॉ ला सकते हैं, वो केंद्र सरकार के यूनियन लिस्ट में लिखा है। स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स आएंगे, स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स आएंगे उस पे लॉ कैन बी मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एंड गाइस, कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम आएंगे, जिंदगी मिलकर बिताएंगे, तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो आइटम्स हैं उस पे लॉ कैन बी मेड बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये तो वही वाली बात हो गई, घर में कानून या तो माता जी बनाएंगी या पिताजी बनाएंगे। कोई टॉपिक्स पे माता जी कानून बनाती हैं, कोई टॉपिक्स पे पिताजी कानून बनाते हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे माता जी पिताजी मिलकर कानून बनाते हैं। बच्ची की शादी करनी है जी, माता पिताजी इकट्ठे डिसाइड करेंगे, बेटा हम ढूंढेंगे तेरे लिए बहू या तेरे लड़का हम ढूंढेंगे, तो माता पिता दोनों मिलकर काम करते हैं। अच्छा, खाने बनाने का काम है, या तो माता जी कर रही है या पिताजी का काम हो गया, माता जी कहें तुम बनाओ तो वो बनाते हैं, वो दोनों या मिलकर बनाते हैं। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, जो कानून बनाने की पावर है वो तो राज्य के पास या केंद्र के पास है, लेकिन केंद्र के पास लॉ बनाने की पावर यूनियन लिस्ट के टॉपिक्स पर है, राज्य के पास लॉ बनाने की पावर स्टेट लिस्ट में है, और जहां पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं वो है कॉन्करेंट लिस्ट। क्लियर हो गई बात? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे ही पढ़ने वाले हैं चीजों को सरलता से और स्पष्ट तरीके से, सो दैट बिकम्स क्लियर टू यू, इट बिकम्स इजी फॉर यू टू ग्रैस्प। आइए जरा कम बैक। सो इट इज अ कंपल्सरी चार्ज imposed by the government under any law। तो गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, और लॉ लाए गए होंगे यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई आर टैक्सेस लेवीड? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एग्जाम पास करना, क्योंकि टैक्सेस लगाने के पीछे आपके दिमाग में यही है कि सरकार लुटेरी है, सरकार लूटती है बच्चों से पैसा, हम लोगों से पैसा। ऐसा नहीं है, ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम इस अप्रोच से कोई टैक्स को पढ़ेंगे तो हमें टैक्सेस से घृणा, हेट महसूस होगी, लेकिन लव महसूस होगा जब जब इसके पीछे सरकार की मंशा, इंटेंशन आपको समझ आएगी। यस, सरकार को पैसा चाहिए। सरकार को पैसा क्यों चाहिए? मेट्रो प्रोजेक्ट, आपने देखा मेट्रो प्रोजेक्ट, हमें याद है, हम भी जब भागा करते थे अपने स्टूडेंट डेज में, अपने कॉलेज डेज में, हम भी जाते थे डेट्स पे। ऐसा तो है नहीं कि भैया प्यार एक यूनिवर्सल फीलिंग है, तुम ही लोग 30 मार का हो, हमारे टाइम पे भी है ना, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। तो उस टाइम बसों में धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन आज एसी मेट्रो है, ये सरकार ने तो बनाई, सरकार फैसिलिटीज देती है, और कितना सस्ता, गाड़ी में पेट्रोल फूकना पड़ता है, गाड़ी खरीदनी पड़ती है 50 रुपए में पूरी दिल्ली घूम लो, या 70 रुपए में लेंथ एंड ब्रेथ। अब तो आपकी गाजियाबाद, फरीदाबाद, कहां तक पहुंच गई है मेट्रो, कितना इजी हो गया ट्रैवलिंग। गाइस, फ्लाईओवर्स, मैं दिल्ली की बात करता हूं क्योंकि दिल्ली में रहता हूं, बाईपास, अंडरपास, हाईवे, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज इतने बन गए हैं कि ट्रैफिक की समस्या से निजात मिला है। और सोचो, ये सब नहीं बने होते तो घंटे जाम में फंसना पड़ता था, मुझे खुद याद है, इतना जाम होता था बता नहीं सकते। और अभी भी अगर जाम लग रहा है, सोचो ये नहीं होते तो फिर तो निकलते ही नहीं, बैठे रहो गाड़ियों में ही। तो ये सब डेवलपमेंट कहां हो रही है? सरकार को पैसा चाहिए जब तो। एजुकेशन, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, सेंट्रल स्कूल्स जो केंद्रीय विद्यालय, वन ऑफ द बेस्ट, दिल्ली के स्कूल स्टेट गवर्नमेंट के जो हैं वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स
कि जो एजुकेशन की कॉस्ट है बिल्कुल मिनिमम होती है, 1,000 रुपये महीना। प्राइवेट स्कूल्स की 15,000, 20,000, 25,000। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो पढ़ा लेंगे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में, लेकिन गरीब बच्चों का क्या होगा? उनका ख्याल प्राइवेट सेक्टर तो रखता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर को तो मनी चाहिए, लेकिन इन गरीब बच्चों का क्या होगा? और पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, ये तो फैक्ट है। किसी भी देश को बढ़ाना है तो वहां पढ़ाई लिखाई डाल दो, देश बढ़ने लग जाएगा। किसी भी देश को पीछे लेके जाना है, पढ़ाई लिखाई हटा दो, बंदा जाहिल हो जाएगा ना, गवार हो जाएगा, तो उसको पता ही नहीं होगा। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने से ही तो बंदा समझता है कि क्या चीज है क्या नहीं है, दुनिया दीन दुनिया की समझ आती है। तो गरीब बच्चों का क्या होगा? ये भी तो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। हेल्थ प्रोग्राम्स, पल्स पोलियो प्रोग्राम, कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई? हाँ बच्चों, लगवा ली ना? बूस्टर डोज भी लगवा लेना, फ्री में लगवाई ना। पैसे नहीं दिए ना, 800 रुपए उसके। सच सच बताओ। हाँ सर, फ्री में लगाई थी। तो पैसे कहाँ से आए? गवर्नमेंट ने लगाए ना, समझो। चलो, उसके बाद डिफेंस, बताओ, एक साइड पे पाकिस्तान, एक साइड पे चाइना, दोनों जगह हमें फंसा रखा है। अगर हमारा डिफेंस, देश की सुरक्षा अच्छी नहीं हुई तो आज आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूं बिंदास होके आपको, आप भी आराम से बैठे हैं, कैसे हो पॉसिबल होता? ये पॉसिबल नहीं होता ना। तो गवर्नमेंट गाइस, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, दिस इज द फैक्ट, बट दिस पैसा इज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो टैक्सेस लेवीड जो किए जाते हैं, फर्स्ट इज रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, सरकार को पैसा चाहिए देश चलाने के लिए, उसके अंदर सब कुछ आ गया। लेकिन यही रीजन नहीं है, यही रीजन पढ़ते हैं बस हम, और इसलिए हमें एक नेगेटिव माइंडसेट में बैठ जाते हैं कि लुटेरी है सरकार। ऐसा नहीं है, ये वन ऑफ द रीजन। अदर रीजंस आर रीप्राइसिंग, रीप्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चीजों को महंगा या सस्ता करने का भी टूल है टैक्सेस। जैसे कोई चीज ये बोले तो कोई चीज ज्यादा डिमांड में है, आपको पता ही है, मोर डिमांड लेस सप्लाई, प्राइसेस बढ़ते हैं। मोर डिमांड लेस सप्लाई, प्राइसेस बढ़ते हैं। गवर्नमेंट उस पर टैक्स एक्स्ट्रा लगा देती है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइसेस गिर जाते हैं। यस यस, डिमांड सप्लाई इफेक्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का टैक्स लगाकर, डिमांड एंड सप्लाई। अभी आपको रिसेंटली सुना होगा आपने, सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट्स, सोने का जो इंपोर्ट्स हो रहा था हिंदुस्तान में, बहुत ज्यादा हो रहा था, उसके कारण रुपया जो है हमारा 80 रुपए तक लुढ़क गया। क्यों? सारी गोल्ड की जो पेमेंट्स हैं वो डॉलर्स में होती हैं, और डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है इंडिया में, बहुत ह्यूज डिमांड। एक तो तेल, एक तो ऑयल के कारण डिमांड है बहुत ज्यादा, तेल के कारण, और एक गोल्ड के कारण। जो ऑयल है वो तो असेंशियल है, उसके बिना तो काम नहीं चल सकता। देखो श्रीलंका का बुरा हाल हो गया ना, तेल नहीं आया ना उनके पास, तेल नहीं था, ठप हो गई अर्थव्यवस्था, चमरा गई। लेकिन गोल्ड जो है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इन द सेंस कि देश उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो गवर्नमेंट गोल्ड बहुत ज्यादा, जून के महीने में जब गोल्ड का रेट गिरा 54,000 से 50,000 के आसपास, इतना गोल्ड इंडिया में आया, इतना गोल्ड इंडिया में आया, शायद रिकॉर्ड टूट गए। तो गवर्नमेंट को लगा भाई गोल्ड इंडिया में आ रहा है, ये तो नुकसान हो जाएगा देश का, क्योंकि डॉलर्स और स्ट्रांग हो जाएगा, पेमेंट सारी डॉलर में करनी है। तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने से प्राइसेस बढ़ गए। प्राइसेस बढ़ गए तो डिमांड गवर्नमेंट को लग रहा है कम हो जाएगी, तो इंपोर्ट्स भी कम हो जाएंगे। इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो डॉलर की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। एक साइकिल है, समझ रहे हो? अच्छा पढ़ोगे, लायक बनोगे, डिग्री मिलेगी, पैसा कमाओगे, खुश रहोगे, सबका अच्छा होगा, फैमिली भी खुश, साइकिल है।
समझे? अच्छा टीचर अच्छा इंस्टीट्यूट, ये साइकिल है लाइफ के सक्सेस के लिए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो गवर्नमेंट ने तो रीप्राइसिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज करती है गवर्नमेंट। और डिमांड कम है, महंगी है चीज, सस्ता करना है, टैक्सेस हटा दो, चीज सस्ती हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तीसरा रीजन है गाइस, री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ क्या होता है? गवर्नमेंट रिच पर ज्यादा टैक्सेस लगाएगी, पुअर पे कम टैक्सेस लगाएगी, तो दोनों में समानता रहेगी। क्या एग्जांपल सर? अरे भाई देखो, एक रिच आदमी है, वो 1 करोड़ कमाता है, उस पे टैक्स लगा दिया 40 लाख का। और एक पुअर आदमी है, वो कमाता है 5 लाख, उस पे टैक्स नहीं लगाया। तो 1 करोड़ और 5 लाख, अप्रोक्सीमेटली 20 टाइम्स डिफरेंस। एक आदमी पैसे वाला है, 1 करोड़ कमाता है, एक आदमी गरीब है, 5 लाख कमाता है। डिफरेंस कितना? 20 टाइम्स। लेकिन 40 लाख का टैक्स लगा दिया 1 करोड़ पे, तो रिच आदमी के पास 60 लाख रह गए, और पुअर आदमी के पास नील टैक्स लगाया 5 लाख रह गए। अब डिफरेंस 12 टाइम्स। समानता हो गई, अमीर को गिरा दिया, गरीब को वहीं रखा। तो दोनों में जो इनइक्वालिटीज हैं वो कम हो गई। उससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस होंगे तो सोसाइटी में बैलेंस नहीं रहता, गरीब गरीब होता जाएगा, अमीर अमीर होता चला जाएगा। तो सोशल इनइक्वालिटी से लड़ाइयां, झगड़े, रायट्स, सिविल डिस्टर्बेंसेस भी होती है। तो गवर्नमेंट, यस, तो अमीर पे टैक्सेस ज्यादा लगा के उसका पैसा ले ले, गरीब पे टैक्सेस ना लगाएं, तो दोनों में भी बराबरी। और एक मेजर रीजन गाइस विच रिप्रेजेंटेशन, टैक्सेस के पीछे चौथा रीजन है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का मेरा मतलब है बेटा, से इन द गवर्नमेंट, से इन द गवर्नमेंट, भागीदारी। जब आप टैक्सेस देते हो तो आप सरकार से कह सकते हो, मेरा पैसे का क्या हुआ, क्या कर ले हो मेरे पैसे थे, मैं टैक्स पे लूं, आई डिमांड, वेयर इज माई मनी बीइंग इन्वेस्टेड। भागीदारी है। आप क्लासेस ले रहे हो मुझसे, आईजीपी से, तो यहां पर पेमेंट देके आओगे या फ्री में आओगे? सिर्फ फ्री में। बेटा आ जाओ फ्री में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें हमारी जवाबदेही नहीं बनेगी ना फिर, क्योंकि हमें लगेगा बच्चे ने कुछ दिया नहीं, हम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, तो जल्दी से निपटा दो। वैसे हम ऐसा करने वाले नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे, जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल। लेकिन आपने पैसे दिए हैं तो आप हक से पूछ सकते हो, सचिन सर क्या हुआ? तो जवाबदेही बनती है। तो गाइस, इनको 4 R's ऑफ टैक्सेशन कहते हैं, रेवेन्यू, रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन। 4 R's ऑफ टैक्सेशन। तो जब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे, विल कम टू नो ये प्रोविजन रेवेन्यू के लिए है, रीप्राइसिंग के लिए है, ये प्रोविजन रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे गाइस, ये डीटी और आईडीटी की बात करी थी ना हमने, तो ये व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया, ये मैं आपको बताना है, क्योंकि डीटी आईडीटी बताना है। जरा बताइए, गुड्स के सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगेगा? जब आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं और गुड्स खरीदते हैं, चाहे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, चेयर है, बेड है, वुड का आइटम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फैन है, लैपटॉप है, हाँ जी, कौन सा टैक्स लगेगा? यस, आपको देना पड़ेगा उस टाइम पे जीएसटी। तो जीएसटी इज अ टैक्स लेविड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स। लिखिए जरा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, लिखो। सप्लाई ऑफ गुड्स पे जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स पे जीएसटी, क्योंकि मैं अब उस कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूं, डीटी और आईडीटी का डिफरेंस। नेक्स्ट, supply of services, you may be hitting the gym, or you may be going to a beauty parlor or hair salon to get your hair spa, or
मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट डन। हाँ जी, कौन सा टैक्स लगेगा? एनी आइडिया? हाँ बिल्कुल सही, जीएसटी। तो जीएसटी इज अ टैक्स both on supply of goods and services, banks, insurance, coaching, IGP classes, IGP classes। हाँ जी, कौन सा टैक्स हमें देना पड़ेगा भाई? हम सर्विसेज दे रहे हैं ना, तो यस, जीएसटी। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड, जो भी गुड्स देगा या सर्विसेज देगा, जीएसटी। हाँ जी, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यूएस, यूके, चाइना से गुड्स इंडिया में आए, यस, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। यू कैन कॉल इट इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, एक ही बात। हाँ जी, इनकम पे, हाँ यही तो कमाओगे सीएस बनने के बाद। यस माय डियर फ्रेंड्स, इनकम टैक्स। आइए जरा अब इंपॉर्टेंट है, टू कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस की बात कर लें। व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस? दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है इंस्टीट्यूट ने बड़ी प्यार से बनाया है। 50 मार्क्स डीटी, 50 मार्क्स आईडीटी। आइए अब समझें डीटी आईडीटी क्या है। गाइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, पर्सन ऑन हुम टैक्स इज लेवीड एंड पर्सन बियरिंग टैक्स आर डिफरेंट। जिस पे लगाया गया और जिसने दिया अपनी जेब से, वो अलग अलग है। और जिस पे लगाया गया और जिसने दिया वो सेम है। इसको सरलता से बोलें तो बड़ा एक हिंदी का मुहावरा आता है, करनी किसी और की, करनी किसी और की, भरनी किसी और की, भरनी किसी, मात्राएं मत देखना भाई, और की। मैं हिंदी का टीचर नहीं हूं। जिसकी करनी, डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी करनी उसकी भरनी। अच्छा, जैसे जीएसटी आईजीबी क्लासेस पे लगाया गया, जीएसटी आईजीबी क्लासेस पे लगाया गया क्योंकि हम सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं। करनी तो हमारी है लेकिन भरनी किसकी है? तुम बच्चों की। फीस में लगा देते हैं, तुमसे ले लेते हैं। करनी हमारी है, भरनी तुम्हारी है। मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में जाते हो, वो भी तो सर्विसेज दे रहे खाने की। लगाया गया मैकडोनल्ड्स पर, डोमिनोज पे, पिज्जा हट पे, मोती महल पर। करनी तो उनकी है, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, लेकिन भरनी कौन है? खाने वाला, वो जो बर्गर खा रहा है, पिज्जा मंगवा रहा है, भरनी उसकी। करनी किसी और की, भरनी किसी और की। कंप्यूटर की दुकान पे गए, लैपटॉप की दुकान पे गए, वो गुड्स बेच रहा है, जीएसटी लगाया उसने गुड्स पर, लेकिन कंप्यूटर लैपटॉप आप खरीद के लाए, मोबाइल आप खरीद के लाए, बिल में डाल दिया, रिकवर आपने किया, दिया आपने। तो लेवी अलग है और पेमेंट या जिसकी जेब खाली हो रही है, बियर। यानी कि कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन को शिफ्ट किया जा सकता है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड। आप जो बर्डन है शिफ्ट कर सकते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। और डायरेक्ट टैक्स है बेटा, जिसकी करनी उसकी भरनी। मेरी कमाई है, मेरी कमाई साल की 50 लाख है, उस पे टैक्स 14 लाख अप्रोक्स बना। बेड़ू तुम दे दोगे, दोगे कल से सचिन सर का 14 लाख का टैक्स? देने नहीं वाले, तुम फैल जाओगे या पढ़ाई छोड़ देंगे हम नहीं पढ़ेंगे आपसे, आप अत्याचारी टीचर हो। ये कहां से इनकम टैक्स लगा दिया? नहीं कर, मैं खुद देना पड़ेगा। तो ये मेरी करनी है, सजा भी मेरी है, लेकिन वहां पर क्या, क्राइम किसी का, सजा किसी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब ऐसा करिए, एक सेकेंड गाइस, ये टेबल बना लीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं हमारे सिलेबस में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। टेबल बनाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 रोज 4 कॉलम्स, फटाफट बनाइए, 4 रोज 4 कॉलम्स
Make 4 rows, 4 columns. हाँ जी, आ जाओ। अब बताओ मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, जीएसटी लगाया किस पे जाता है? अरे सर जीएसटी लगाया जाता है गुड्स वाले पे और सर्विस देने वाले पे। तो क्या करूं, सप्लायर पे? हाँ, क्या बात है सर, आपने मन की बात पहचान ली। अरे मैं तुम्हारे मन की और दिल की सब बात जानता हूं। सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यू ट्रीट मी लाइक योर फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, भाई, दोस्त। समझिए, सही जगह पे आए हो, काम स्टार्ट करिए। हाँ जी, बॉर्न बाय, क्राइम तो हमारा है क्योंकि हमने गुड्स दिए, सर्विसेज दिए। हम किससे रिकवर करेंगे? रेसिपिएंट से। रेसिपिएंट से, जो खरीदार है, रेसिपिएंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताइए, करनी सप्लायर की, भरनी प्राप्तकर्ता की। डीटी आईडीटी बताइए दोस्तों, डीटी आईडीटी। अरे बताओ, आईडीटी। अच्छा जी, फेस टू फेस वालों का तो सब आईडीटी कह रहे हैं, ऑनलाइन वाले आप बताओ। हाँ जी, फटाफट, ताबड़तोड़ मुझे चाहिए मैसेज। बताओ जी, आईडीटी। यस, आईडीटी। यस। कस्टम ड्यूटी बताओ किस पे लगाया गया? अरे सर, जो इंपोर्ट कर रहा है, वैसे तो एक्सपोर्ट पे भी होती है कस्टम ड्यूटीज, इंडिया से बाहर जा रहे हैं, लेकिन इंपोर्टर ऑफ गुड्स। बहुत बढ़िया, इंपोर्टर ऑफ गुड्स। ये इंपोर्टर ऑफ गुड्स बड़ा स्मार्ट है। इसने ना इंपोर्ट किया, प्राइस में चिपका दिया और मुझे माल बेचा। और मैं कौन हूं? परचेजर ऑफ गुड्स। परचेजर ऑफ गुड्स फ्रॉम इंपोर्टर, जो इंपोर्टर से माल खरीदेगा। दोनों अलग अलग, सेम सेम? अलग अलग, सेम सेम। अलग अलग, आईडीटी। और इनकम टैक्स किस पे? पर्सन अर्निंग इनकम। पर्सन अर्निंग इनकम। भाई, ये प्यार भी मेरा, चाहत भी मेरा। मैं गाना नहीं गा सकता, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, ऐसा कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट। मेरा प्यार है, मेरी चाहत है। तो भाई, पर्सन अर्निंग इनकम ही देगा। पर्सन अर्निंग इनकम। ये दोनों सेम है, अलग अलग हैं? सेम सेम। सेम सेम नहीं, सेम सेम। सेम सेम, SAME, नॉट SHAME। सेम से, ये डीटी है। अच्छा, तो 50 नंबर का हमारा डीटी का पेपर है, इनकम टैक्स का। और 50 नंबर का हमारा पेपर है जीएसटी और कस्टम्स का। वो 50 नंबर का आईडीटी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली वैसे तो 45 नंबर का अप्रोक्सीमेटली जीएसटी है, 5 नंबर का हमारा कस्टम ड्यूटी है। वैसे इंस्टीट्यूट ने ब्रेकअप नहीं दिया है, ब्रेकअप है ना, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ब्रेकअप नहीं दिया, लेकिन 5 नंबर के अप्रोक्सीमेटली कस्टम्स आ जाता है, 5 नंबर का। ये है जी। लो जी, आज हमने इतनी सारी बातें करी, आज का सेशन लंबा नहीं रखेंगे भाई, ट्रेलर है। हाँ, आज टुडे इज योर ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो गाइस, एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं जो हमने किया। सो गाइस, अपने बारे में तो मैंने बता दिया, वो गूगल पे डाल देना सीए सचिन गुप्ता, आपको मेरे बारे में दबाकर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उस पर मैं चर्चा करना ही नहीं चाहता। हम अपन लोगों का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर 50-50। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स करनी जिसकी, भरनी उसकी। इनडायरेक्ट टैक्स करनी किसी और की, भरनी किसी और की। 50 नंबर इनडायरेक्ट टैक्स, कस्टम्स और जीएसटी।
पेपर पैटर्न ऑब्जेक्टिव है, 100 नंबर के 100 क्वेश्चन, एक एक नंबर का, 50 डीटी 50 आईडीटी। और बीडू एक गलत, एक नाना पाटेकर के डायलॉग था ना, एक मच्छर आदमी को, है ना, तो वही वाली बात है, एक नंबर 1/4 गलती हो जाती है, नहीं आता छोड़ देना। रूल्स रेगुलेशंस की बात करी क्लास के अंदर, टैक्स के बारे में बात करी, कंपलसरी चार्ज है, लेवीड लगान है, जो पहले लगान था, लेवीड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ। फिर मैंने बात करी भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया 265 नो टैक्स शैल बी लेवीड इन इंडिया एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ द लॉ। 246 लॉ बनाने की ताकत, पावर, तौकत पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, संसद, विधानसभा, provided they have the power is given in the 3 list, union list, state list, concurrent list। हाँ जी, फिर हमने अपन लोगों ने टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, 4 R's, रेवेन्यू, रीप्राइसिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रिप्रेजेंटेशन, गिव एंड टेक पॉलिसी। और फिर हम अपन लोगों ने बीड़ू बात करी वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस, गुड्स के सर्विसेज पे जीएसटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम्स। फिर हमने बात करी 2 कैटेगरीज ऑफ टैक्सेस, जिसकी करनी उसकी भरनी, जहां पर हमें क्लियर हो गया इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्स। हो गया जी, बात खत्म। कितनी सरलता से ये चीजों को हमने किया। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे की भी चर्चा, आगे की भी कहानी, मैंने बोला ना आज तो ट्रेलर था, आप आएंगे क्लास में 2 घंटे कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और हमें नॉलेज हमारे दिमाग में पहुंच जाएगी। जो भी मैंने बात आज बोली है दोबारा से वीडियो देखिएगा, लिखिएगा, एक एक बात मैंने दिल से करी है और इसमें 100% सच्चाई है। एक भी बात ऐसी नहीं है जो मैंने मनगढ़ंत बोली हो, या क्योंकि मैंने इसको ऑब्जर्व किया है, महसूस किया है, और अपने एनालिसिस ये किया है कि भाई ये कोर्सेज इजी तो हैं, लेकिन दे रिक्वायर लॉट ऑफ परसिवियरेंस एंड डेडिकेशन। तो अगर आप लोग इन दोनों चीजों को अपने साथ रख पाएं और सही टीचर की राय से चलें तो स्काई विल बी द लिमिट फॉर यू। प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम एक गलत रास्ते निकल जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख के मैं आज की क्लास खत्म करूंगा। अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी में ही खड़ी की हुई थी पार्किंग में ही अपने घर में ही, सुबह ऑन नहीं हुई, तो मैंने मैकेनिक को बुलाया। तो मैकेनिक ने देखा कि आगे करंट, जो बोनट खोल के देखा करंट नहीं आ रहा है, फ्यूल की सप्लाई भी नहीं आ रही है। तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई, तो उसने कहा जी गाड़ी का ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल खराब हो गया है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, ठीक। कितने का आता है, क्या 40,000 रुपए का। दोस्तों मैंने कहा 40,000 रुपए का ECM, ये पता करिएगा, मैंने तो गूगल सर्च भी किया। तो किसी से बात करूं, कोई कहता है जी 30 में दिलवा दूंगा, कोई कहता है जी 25 में दिलवा दूंगा, कोई कह रहा है 35 में दिलवा दूंगा। अब यार 40,000 का खर्चा बेमतलब में आ गया, आ जा तो देना तो पड़ता ही। एक बंदा मिला मुझे, क्या सर मैं रिपेयर कर दूंगा। देखिए रिपेयर भी होता है क्या, हाँ जी ECM गाड़ी का रिपेयर भी होता है। दोस्तों 4,000 में रिपेयर करके गाड़ी स्टार्ट कर दी। यही मैं आपको समझा रहा हूं कि हम गलत, मैं टीचर को गलत नहीं बोलूंगा, गलत रास्ता चुन लेते हैं और फिर पछताते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोचिए, तोल मोलिए, जांचिए, परखिए और फिर अपना डिसीजन लिए, क्योंकि लाइफ आपकी है, हमारी लाइफ तो सेट है। अब हम लोगों ने सक्सेस पा ली है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ओनस इज ऑन यू। तो फाइंड आउट द राइट डायरेक्शन एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय।